अगला टॉपिक है दशविध परीक्ष भाव। यानी कि हम जब भी रोगी की परीक्षा करते हैं या फिर हमें रोगी की चिकित्सा करनी है, तो ऐसे कौन कौन से भाव हैं जिनके द्वारा हमें चिकित्सा में हेल्प मिलेगी या जो चिकित्सा करने के लिए जरूरी हैं, वो सभी भाव होते हैं दशविध परीक्ष भाव। वो 10 भाव हैं, इसीलिए इनको दशविध बोल दिया गया है। अब कौन कौन से हैं? ये ये जो आपका लास्ट चैप्टर है, 5th जो चैप्टर चल रहा है, इसके अंदर से 5 या 10 नंबर का या 15 नंबर भी मैं बोल सकती हूँ, इन नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे दशविध परीक्ष भाव है, ये शायद ही ऐसा हो सकता है कि किसी साल ना आया हो। ये हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन दशविध परीक्ष भाव का। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो करण आदि दशविध परीक्ष भाव का वर्णन आचार्य चरक ने विमान स्थान के अंदर किया है। यह आप चरक के अंदर भी पढ़ोगे, विमान स्थान अध्याय 8 के अंदर, रोग विशेष जातीय के अंदर। तो कार्य यानी कि चिकित्सा। अब देखिएगा, यहाँ अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द कौन सी जगह यूज हो रहा है, उसके आधार पर ही उसका मतलब निकालना है। कई शब्द आएंगे, मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी। तो कार्य यानी कि चिकित्सा। तो आपको इस जगह याद रखना है कि कार्य किसको बोला गया है? चिकित्सा को। तो कार्य यानी कि चिकित्सा करने से पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। चिकित्सा तो हम अच्छी चिकित्सा या सही चिकित्सा तो तभी कर सकते हैं जब हम रोगी की और रोग की परीक्षा कर लेंगे। हमें रोग का भी नहीं पता, हमें रोगी के बल का भी नहीं पता, हम अपने मन से तो औषध नहीं दे सकते। तो पहले हमें दोनों की परीक्षा कर लेनी है, उसके बाद ही हम उसको चिकित्सा कर सकते हैं। तो इसके बाद कार्य में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि अगर आप दोनों की परीक्षा कर रहे हो, उसके बाद चिकित्सा कर रहे हो, तभी आप श्रेष्ठ चिकित्सा कर पाओगे। अतः वैद्य को रोगी की परीक्षा कर ही चिकित्सा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो देखते हैं दशविध परीक्ष भाव कौन कौन से हैं। तो ये परीक्ष भाव हैं 10, एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। कारण, करण, कार्य योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति और उपाय, एक एक करके इन सभी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि इनका महत्व क्या है, दशविध परीक्ष भाव का महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं या फिर हमें क्यों करना चाहिए ये। तो महत्व क्या है कि दशविध परीक्ष भाव को ठीक रूप में जानकर कार्य की उत्पत्ति में प्रवृत्त करता यानी कि चिकित्सक, जो भी कार्य कर रहा है, यानी कि चिकित्सा में प्रवृत्त चिकित्सक कार्य की उत्पत्ति में प्रवृत्त करता अधिक प्रयास के बिना, उसको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा अगर उसे इन सभी चीजों का ज्ञान है तो, अधिक प्रयास के बिना कार्य की सिद्धि यानी कि रोग को ठीक कर सकता है। और उसके मन का, चिकित्सक का मेन उद्देश्य क्या है कि उसके पास जो भी रोगी आया है उसे उसको ठीक करना है। तो मन के अनुकूल इष्ट फल की प्राप्ति कर लेता है, यानी कि रोगी को ठीक कर लेता है। तो अगर हमें इसका ज्ञान है, तो जो इसमें थोड़ी टिपिकल हो सकती है उसको हिंदी, तो आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि अगर हमें इसका ज्ञान है तो जो भी चिकित्सक है वो जब चिकित्सा में प्रवृत्त होता है तो उसको अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता, और उसके साथ साथ ही वो रोग को ठीक करने में समर्थ होता है, उस रोगी को ठीक करने में समर्थ होता है। तो सबसे पहला जो है परीक्षा भाव वो कौन सा है? कारण। अब आपको कारण, अभी तक हम कारण किसको पढ़ते आए थे? निदान को। यहाँ पर कारण का मतलब क्या है? चिकित्सक। ठीक है, यहाँ पर कारण का मतलब है वैद्य या चिकित्सक। याद रखिएगा, हम अब तक कारण का मतलब निदान पढ़ते आए हैं, तो चिकित्सक को क्या क्या कहते हैं वो आपको समझ लेना चाहिए। तो जो वैद्य चिकित्सा करता है वह कारण होता है। तो यहाँ दशविध परीक्षा में कारण कौन है? चिकित्सक, क्योंकि बिना चिकित्सक के चिकित्सा हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपको आजकल थोड़ा बहुत, जैसे कि किसी को फीवर आया तो पैरासीटामोल देनी है, ये सबको पता होता है, लेकिन कैसे देनी है, कब देनी है, बच्चे के लिए क्या डोज है, बड़े के लिए क्या डोज है, ये किसी को ज्ञान नहीं होता है। इसके ज्ञान के लिए, इसी चीजों के लिए हमें चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। तो जो वैद्य चिकित्सा करता है वह कारण होता है, और उसी को देखो, हेतु भी हम निदान को कहते हैं, कारण भी हम निदान को कहते हैं। तो आपको याद रखना है दशविध परीक्षा में हेतु और कारण का मतलब क्या है? चिकित्सक या वैद्य, उसी को हेतु भी कहते हैं, और वही कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है? जो कार्य कर रहा है। तो चिकित्सा
चिकित्सा कार्य कौन करता है? चिकित्सक करता है, इसीलिए कारण किसको बोला गया है? चिकित्सक को बोला है। कार्य प्राप्ति अर्थात चिकित्सा द्वारा, अब कार्य प्राप्ति क्या है? कि चिकित्सा के द्वारा हमें रोग कैसे हुआ? रोग का कारण क्या होता है? दोष वैषम्य या धातु वैषम्य। इन दोनों के अंदर अगर विषमता आई तो रोग उत्पन्न होगा। तो चिकित्सक का काम क्या है? उन धातुओं को सम करना, जो भी धातु वैषम्य शरीर के अंदर हुआ है उनको साम्य करना, उनको उनके अंदर साम्यता लाना ही उसका कार्य है। और धातु साम्य हुआ यानी कि रोग भी ठीक हो ही जाएगा। तो कार्य प्राप्ति अर्थात चिकित्सा द्वारा चिकित्सक ही क्या करेगा? धातु साम्यता करेगा। तो धातुओं को साम्य करने में या सम करने में कारण कौन होता है? वैद्य होता है। तो आपको आज के बाद याद रखना है कि 10 विध परीक्षे भाव के अंदर जो पहला भाव आता है वो है कारण, और उस कारण को ही हम क्या बोलते हैं? चिकित्सक, वैद्य या हेतु जो भी है। लेकिन आपको चिकित्सक याद रखना है कि कारण ही क्या है? चिकित्सक है, क्योंकि वही चिकित्सा करता है। तो चिकित्सा कर्म का कारण चिकित्सक होता है, ये मेन कंक्लूजन, ये लाइन आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है इसके अंदर, बाकी आप लिख दोगे। फिर है सेकंड पॉइंट, कारण। अपन पढ़ चुके कारण, अब क्या पढ़ रहे हैं हम? कारण। अब कारण देखिए, कारण क्या है? तो कार्य का संपादन करने के लिए, अब देखो हम चले गए वैद्य के पास, चल गए हम, डॉक्टर डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, लेकिन डॉक्टर साहब के पास औषधि ही नहीं है। तो भले ही उनको कितना भी ज्ञान हो, चिकित्सक को कितना भी ज्ञान हो, उसे साफ साफ समझ आ गया हो कि इस पेशेंट को ये वाला रोग है या ये वाली व्याधि है, लेकिन उनके पास देने के लिए औषध नहीं है, तो वो कभी रोगी को ठीक कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्योंकि जितना चिकित्सा में चिकित्सक जरूरी है उतना ही चिकित्सा में औषध जरूरी है, क्योंकि औषध को खाएगा तभी तो पेशेंट ठीक होगा। तो कारण क्या है? कार्य का संपादन करने के लिए, कार्य में, इसकी हिंदी थोड़ी टिपिकल है, आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन एग्जाम में लिख के भी यही आनी पड़ेगी, क्योंकि विमान स्थान में यही लिखा हुआ है। तो कार्य का संपादन, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो नो डाउट, लेकिन आपको ये लैंग्वेज में दिमाग में अटका के रखनी है। तो कार्य का संपादन करने के लिए, कार्य यानी कि चिकित्सा, चिकित्सा का संपादन करने के लिए कार्य में प्रवृत्त होने वाले, यानी चिकित्सा में प्रवृत्त कौन होता है? चिकित्सक। कार्य में प्रवृत्त होने वाले कर्ता यानी कि चिकित्सक की बात हो रही है। देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि कार्य का संपादन करने के लिए यानी कि चिकित्सा के लिए कार्य में प्रवृत्त होने वाले कर्ता यानी कि चिकित्सक के साधन के स्वरूप में जो होता है उसे करण कहते हैं। यहाँ कारण लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है, उसे करण कर लीजिएगा। तो साधन, मेन साधन क्या है? मेन उसकी रामबाण बोले, चिकित्सक का रामबाण क्या है जिससे वो पेशेंट को ठीक कर सकता है? वो है औषध। तो भले ही चिकित्सक को चिकित्सा कितनी भी अच्छी से आती हो, लेकिन अगर औषध नहीं है तो वो चिकित्सा नहीं कर सकता, रोगी को ठीक नहीं कर सकता। तो यानी कि करण क्या है, या कर्ता का साधन यानी कि चिकित्सक का साधन क्या है? औषध। तो करणम पुनर्भेषजम, करण औषध को कहा जाता है, क्योंकि धातु साम्य रूपी चिकित्सा में, यानी कि हम चिकित्सा किस लिए कर रहे हैं? धातुओं को साम्य करने के लिए, धातुओं में साम्यता लाने के लिए। तो धातु साम्य रूपी चिकित्सा में कारण यानी कि वैद्य के सहायक भूत औषध होता है। अगर वैद्य के पास औषध है तो वो ठीक कर सकता है। तो आपको करणम पुनर्भेषजम याद रखना है कि करण औषध को कहते हैं, पहली बात तो। और करण का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो करण है या औषध है वो कर्ता के साधन के रूप में कार्य करता है, और यही सहायक भूत होकर के चिकित्सा में प्रवृत्त होता है। औषध है तो ठीक कर सकते हैं। तो चिकित्सा करने में तत्पर वैद्य को धातु साम्यता उत्पन्न करने के लिए, अब चिकित्सक का मेन उद्देश्य क्या है? धातु साम्यता। तो धातु साम्यता उत्पन्न करने के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है, यानी कि जो भी औषध की आवश्यकता होती है, उसको भेषज कहते हैं। अब भेषज से आपको केवल चूर्णवटी नहीं समझना है, भेषज में सभी चीजें आ जाती हैं, शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म, ये सभी भेषज के अंदर आ जाता है। तो ये सभी समझना है आपको। तो भेषज यानी कि जिससे वो रोगी को ठीक कर पा रहा है।
तो ये आश्रय भेद से भेषज दो प्रकार की होती है, यानी कि चिकित्सा या बोले या भेषज बोले वो दो प्रकार की होती है, दैव्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। तो दैव्यपाश्रय में क्या आता है, मंत्र, औषध, मणि, मंगल, होम, उपवास, नियम, आहार, ये सब आते हैं चिकित्सा दैव्यपाश्रय के अंदर। तो इनमें मंत्र, औषध, मणि धारण यानी कि जो तंत्र विद्या वाली होती है वो इसके अंदर आता है। मंत्र है, मंत्र की वजह से चिकित्सा कर रहे हैं, कानों में मंत्र पढ़ते हैं या मंत्र पढ़ने के लिए रोगी को बार बार बोला जाता है, मंत्र है। मणि धारण है, बलि, होम, कहते हैं ना आप इसकी बलि चढ़ा दीजिए, हो सकता है कि आपका जो रोग है वो ठीक हो जाए। और फिर है युक्ति व्यपाश्रय। युक्ति व्यपाश्रय के अंदर वो जो पूरी आयुर्वेद के अंदर हम पूरा ट्रीटमेंट देते हैं, संशोधन या शमन चिकित्सा, तथा प्रत्यक्ष फल देने वाली, यानी कि जो हमने चिकित्सा दी है उसका कुछ तो फल होगा ही, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तथा प्रत्यक्ष फल देने वाली सभी क्रियाएं क्या होती हैं, युक्ति व्यपाश्रय। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कि कारण क्या है, औषध। औषध के लिए क्या बोला गया है कि जो चिकित्सक का साधन होता है या कर्ता का जो साधन होता है, या जो चिकित्सा में चिकित्सक के सहायक भूत होकर जो हेल्प करता है वो कौन होता है, औषध होती है। बेशक दो प्रकार की बताई है, दैव्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, इनके अंदर क्या क्या आता है ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है कार्य योनि। थर्ड पॉइंट है कार्य योनि। कार्य योनि के अंदर क्या देखना है, जो भिन्न भिन्न परिवर्तनों को प्राप्त होते हुए कार्य रूप में परिणत होता है। यानी कि इससे समझिएगा कि रोग की योनि, रोग किस वजह से हुआ, क्योंकि धातुओं में विषमता हुई। तो धातुओं का विषम होना ही कार्य योनि। अब एक एक शब्द में आप इनको लिख लेना इनके सामने कि कारण क्या था, चिकित्सक, कारण क्या था, औषध, कार्य योनि क्या है, धातुओं की विषमता। क्योंकि रोग किस वजह से उत्पन्न हुआ, हमें चिकित्सा किस वजह से करनी पड़ी, कार्य, कार्य चिकित्सा की योनि, चिकित्सा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि धातुओं में विषमता थी इसलिए हमें चिकित्सा करनी पड़ी। जो भिन्न भिन्न परिवर्तन यानी कि निदान सेवन की वजह से आगे जाके धातुओं में विषमता उत्पन्न होती गई, जिसकी वजह से रोग हुआ, रोग के कारण ही हमें चिकित्सा करनी पड़ रही है। तो रोग की योनि धातु है और धातुओं का विषम होना ही क्या है, कार्य योनि। तो आपको याद रखना है कार्य योनि क्या है, धातुओं की विषमता। तो धातुओं की विषम होना ही क्या है, कार्य योनि। रोग की परीक्षा अर्थात रोग रोग की परीक्षा अर्थात रोग अधिक लक्षणों से युक्त है या कम लक्षणों से युक्त है। रोग की परीक्षा हमें कैसे करनी है कि हमें ऐसे पता चल जाएगा उसमें सारे लक्षण एक साथ आ रहे हैं, यानी कि जितने भी लक्षण बताए गए हैं वो सभी एक साथ आ रहे हैं या कम आ रहे हैं। तो रोग की परीक्षा अर्थात रोग अधिक लक्षणों से युक्त है या कम लक्षणों से युक्त है। रोग के साध्य असाध्य लक्षणों की परीक्षा करना। तो ऐसे हम धातु साम्यता का ज्ञान करेंगे कि इसमें कौन सी धातु में विषमता, सॉरी, कैसे हम धातु विषमता का ज्ञान करेंगे, तो रोग की परीक्षा करके और रोग की साध्य असाध्यता का ज्ञान करके। फिर है उसके बाद कार्य। कार्य क्या था, चिकित्सा। अपने इति कर्तव्य को निश्चित करने के बाद जिस प्रयोजन में, यानी कि इति कर्तव्य, चिकित्सक का कर्तव्य क्या है, रोगी को ठीक करना। तो ये चिकित्सक के लिए बात हो रही है कि अपने इति कर्तव्य को निश्चित करने के बाद उसने डिसाइड कर लिया, उसने देख लिया कि धातुओं में विषमता हुई है, कौन सी धातु में विषमता हुई है, रोग साध्य है या असाध्य, ये सब उसने निश्चित कर लिया, किसने, चिकित्सक ने। तो अपने इति कर्तव्य को निश्चित करने के बाद जिस प्रयोजन में, उसका प्रयोजन क्या है, रोग को ठीक करना, रोगी को ठीक करना, जिस प्रयोजन से कर्ता यानी कि चिकित्सक और क्रिया यानी कि चिकित्सा, तो जिस प्रयोजन से कर्ता क्रिया में लगता है यानी कि चिकित्सक चिकित्सा में लगता है उसे कार्य कहा जाता है। याद रखिएगा कार्य क्या है, कार्य वो है जिसमें चिकित्सक क्या कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है। कब, रोग और रोगी की परीक्षा करने के बाद। तो कार्य क्या है, अब चिकित्सा उसका मेन प्रयोजन क्या है कि जो धातु में विषमता हो रखी है उनको साम्य करना। तो कार्य धातु साम्यम, धातुओं के विषम होने पर उत्पन्न लक्षणों में धातुओं को समकर रोग का नाश करना ही क्या है, कार्य। तो धातुओं में जो विषमता आ रखी है, धातुएं जो विषम हो रखी हैं जिसकी वजह से रोग हो रखा है, हमें उनको साम्य करना है। उनको साम्य कर दिया तो रोग ठीक हो गया, अपनी जो चिकित्सा का कर्तव्य है या फिर जो प्रयोजन है वो पूर्ण हो जाएगा। तो
धातुओं के विषम होने पर उत्पन्न रोगों में धातुओं को सम कर रोग नाश करना ही क्या है? कार्य। तो अब देखो, कार्य योनि आपने क्या पढ़ा? धातुओं में विषमता। तो कार्य को आप ऐसे याद रख सकते हो कि धातुओं को साम्य करना क्या हो सकता है? कार्य हो सकता है, या चिकित्सा भी कार्य है। तो कार्य की परीक्षा कैसे करेंगे? अब धातु साम्य हो गई तो रोग शांत हो जाएगा। तो कार्य की परीक्षा करने के लिए हमें क्या करना है? ये देखना है कि रोग ठीक हुआ है कि नहीं। तो रोग शांत हो जाना ही कार्य का लक्षण है। फिर जो व्यक्ति जिसके अंदर रोग के कारण उसके बल की कमी हो रखी थी, शरीर दुबला-पतला हो रखा था, उसमें वृद्धि होने लगेगी। तो शरीर एवं बल की वृद्धि के द्वारा भी हम कार्य की परीक्षा कर सकते हैं। जो भी वो खाना खा रहा है, अब कार्य किया है, चिकित्सा की है, धातुओं को साम्य किया है, तो हमने दोषों को भी साम्य किया है। तो जो भी उनके अंदर दोष प्रकोप हो रखा था, जिससे उसकी अग्नि डिस्टर्ब थी, और अग्नि के डिस्टर्ब होने की वजह से उसके आहार का पाचन सही समय पर नहीं हो रहा था, अब वो सभी सब ठीक हो जाएगा। अब क्या है? समय पर खाए हुए आहार का उचित समय पर क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा। और क्या होगा? ठीक से नींद लेगा, निद्रा उसको गहरी आएगी तो बुरे सपने भी नहीं आएंगे। तो अगर उसका रोग ठीक हो गया तो बुरे सपने को ना देखने का मतलब है कि निद्रा उसको सम्यक आएगी, खाना उसका समय पर पाचन होगा, और शरीर और बल की वृद्धि होगी, और रोग भी उसका शांत हो जाएगा। ऐसे हम परीक्षा कर सकते हैं कि चिकित्सक ने चिकित्सा ठीक की है कि नहीं, क्योंकि चिकित्सा ठीक करेगा तो क्या है? जो रोग है उसका ठीक हो जाएगा। और रोग यानी कि जो चिकित्सा है या रोग की शांति ही क्या है? कार्य है। फिर उसके बाद है कार्यफल। जिस प्रयोजन के लिए कार्य आरंभ किया जाता है वह है कार्यफल। अब प्रयोजन रोगी को ठीक करना, ठीक करना ही रोगी को हमारा प्रयोजन था। तो जिस प्रयोजन के लिए हम कार्य कर रहे हैं या चिकित्सा कर रहे हैं वही क्या है? कार्यफल। कार्यफलम सुख वाप्ति या सुख प्राप्ति। तो सुख प्राप्ति ही यानी कि रोगी का जो रोग है वो ठीक हो जाएगा तो रोगी सुख सुख का भोग करेगा, उसके दुख का नाश हो जाएगा। तो सुख प्राप्ति अर्थात इसी के द्वारा वैद्यों को अर्थ प्राप्ति और यशो लाभ भी होता है। अगर हमने रोग को ठीक कर दिया उस रोगी के को, तो वो जाके अपने 10 पेशेंट और बढ़ाएगा, तो हमें अर्थ पैसा भी खूब आएगा और हमारा नाम भी खूब होगा, यश का भी लाभ होगा उस चिकित्सक को, और अर्थ यानी कि पैसा भी उसके पास बहुत आएगा। तो यानी कि कार्यफल हम चिकित्सक के लिए भी देख सकते हैं। तो अतः अर्थ प्राप्ति, यश प्राप्ति के साथ साथ सुख प्राप्ति तो रोगी के लिए, चिकित्सक के लिए भाई, जो चिकित्सक है उसके पास पैसा भी खूब आ रहा है, उसका नाम भी खूब हो रहा है, तो वो भी सुखी होगा। प्लस रोगी का रोग ठीक हो गया तो वो भी सुखी होगा। तो कार्यफल के लिए आपको एक शब्द याद रखना है, सुख वाप्ति या सुख प्राप्ति, दोनों ही सुखी हो जाएं। चिकित्सा जो रोगी है वो ठीक होके जा रहा है तो वो सुखी, रोगी के ठीक होने पर उसके पेशेंट और चिकित्सक के पेशेंट और बढ़ रहे हैं, उसके पास पैसा आ रहा है तो वो भी सुखी। फिर है अनुबंध। जो कार्य करने के बाद कार्य के द्वारा, अब अनुबंध को, अब वहां पर जो हमने अनुबंध और अनुबंध पढ़ा था उनको मिक्स मत कीजिएगा, ये अलग है। अनुबंध क्या है? यहाँ पर जो कार्य करने के बाद यानी कि चिकित्सा कर दी चिकित्सक ने, लेकिन उसका फल कैसा होगा, यानी कि उदर्क, भविष्य काल रोग का कैसा होगा, वो पेशेंट ठीक होगा या नहीं होगा, वही क्या है? अनुबंध। तो कार्य करने के बाद कार्य के द्वारा अच्छा या बुरा फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अनुबंध कहते हैं। तो अनुबंधम खल व्याप्यो, कार्य फल के बाद आयु का ठीक रहना ही क्या है? अनुबंध। यानी कि रोग वो ठीक होगा कि नहीं होगा, दोनों फल आएंगे इसमें, अच्छा फल भी बुरा फल भी। और अच्छे के लिए क्या बोला है? कि आयु उसकी सम्यक रहे, यानी कि रोगी ठीक हो जाए, वही क्या है? अनुबंध है। तो आयु को, यानी कि आयु कब, देखो अब आयु को अनुबंध कह रहे हैं। अब आयु कैसी भी हो सकती है, दीर्घ भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि आपने जो चिकित्सा की उससे रोग ठीक हुआ या बढ़ गया। तो अगर रोग ठीक हो गया यानी कि उसकी आयु बढ़ गई, ठीक हो जाएगी। और अगर रोग ठीक नहीं हुआ यानी कि आयु में कमी हो जाएगी, अगर वो रोग से ग्रसित रहा तो। फिर उसके बाद है देश। देश दो प्रकार के होते हैं, भूमि और देह। हम चिकित्सा किस पर करते हैं? देह पे करते हैं, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो रोग या औषध द्रव्य का जो अधिकरण, यानी कि जहाँ पर हमें चिकित्सा करनी है या जहाँ पर रोग होगा या जहाँ पर हम औषध का प्रयोग कर सकते हैं,
वो अधिकरण क्या कहलाता है? देश कहलाता है। और आचार्यों ने देश 2 प्रकार के बताए हैं, भूमि देश और देह। हम चिकित्सा किस पर करते हैं? देह पर। फिर है नेक्स्ट पॉइंट 8 नंबर, जो काल, जो ऋतु, मास, अयन, वर्ष आदि में स्वयं परिवर्तनशील है। यानी कि काल आपने देखा होगा, समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद जो दिन है वो दिन 15 दिन मिलके एक 15 दिन 2 बार, एक 15 दिन मिलके पक्ष बनाएँगे, फिर 2 बार दोनों पक्ष मिलके एक मास बनाएँगे। ऐसे ही फिर आगे ऋतु बनेगी, फिर वर्ष बनेगा, फिर अयन बनेगा। ऐसे ही काल ये आगे बढ़ता ही रहता है, ये रुकता नहीं है। तो अपने आप ही ये स्वयं परिवर्तनशील है, यानी कि अपने आप बदलता रहता है। सेकंड के बाद मिनट आएगी, मिनट के बाद घंटा आएगा, घंटे के बाद दिन आएगा, ऐसे करके ये काल हमेशा चलता ही रहता है। तो काल 2 प्रकार का होता है, संवत्सर और आतुर अवस्था। संवत्सर यानी कि 1 संवत्सर 6 ऋतुओं में विभक्त होता है। जो ऋतुओं के अनुसार होता है वो संवत्सर हो गया। और आतुर के अनुसार देखिए, आतुर अवस्था, भेषज अवस्था काल में औषध ग्रहण करने पर उचित लाभ की प्राप्ति, किंतु अकाल में ली गई औषध से लाभ की प्राप्ति नहीं होती। तो इसके लिए काल बता दिया गया है कि जैसे आचार्य बताते हैं, जैसे चिकित्सक बताते हैं कि आपको इस औषध का सेवन इस काल में करना है, प्रातः काल करना है, खाने के बाद करना है। जो भी औषध सेवन काल भी आपके बताए गए हैं, आप अष्टांग हृदय में पढ़ के आए होंगे, औषध सेवन के 10 काल जो बताए हैं। तो कौन से दोष के अनुसार कौन से काल में औषध लेनी है, अगर आप उचित काल में औषध का या भेषज का प्रयोग कर रहे हो, तो क्या है, लाभ की प्राप्ति होगी। और आप अकाल में, यानी कि कोई टाइम नहीं है, जो टाइम बताया गया है, जो उचित समय औषध के लिए बताया गया है, उसको छोड़ के आप कभी भी औषध ले रहे हो, कोई टाइम टेबल नहीं है। डॉक्टर ने तो बोला है आपको सुबह खाली पेट औषध लेनी है, लेकिन आप खाना खाने के बाद औषध ले रहे हो, तो क्या होगा, लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। फिर है अगला पॉइंट, प्रवृत्ति। कार्य के लिए प्रवृत्ति किसको कहते हैं? चेष्टा को कहते हैं। तो कार्य के लिए की गई चेष्टा को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं। इसे क्रिया, कर्म, यत्न भी कहा जाता है। यानी कि जो हम प्रयत्न करते हैं उसको ठीक करने के लिए, या जो भी हम अपनी तरफ से चेष्टा कर रहे हैं, वो सभी क्या है? प्रवृत्ति है। तो रोगियों की चिकित्सा के लिए जो कार्य आरंभ किया जाता है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। यानी कि कर्ता प्रवृत्त होता है चिकित्सा में, प्रवृत्ति में, उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं। तो रोगियों की चिकित्सा के लिए हम चिकित्सा कर रहे हैं किसकी? रोगी की। तो उसके लिए जो भी हम कार्य आरंभ कर रहे हैं, चिकित्सा आरंभ कर रहे हैं, तो उसमें चिकित्सक का प्रवृत्त होना ही क्या है? प्रवृत्ति। और उसका लक्षण क्या है? यानी कि प्रवृत्ति, हमें चिकित्सा में प्रवृत्त होना है तो उसके लिए क्या क्या होना जरूरी है। यानी कि देखो, अगर अपने पास रोगी नहीं है, तो चिकित्सक के पास भले ही औषध है, चिकित्सक खुद है, उसके पास उपचारक है, सब कुछ है, तो फिर वो चिकित्सा किसकी करेगा? तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो चिकित्सा में होना ज़रूरी है? तो वैद्य होगा, वैद्य नहीं है, भले ही हमारे पास औषध है, रोगी है, सब कुछ है, लेकिन वैद्य नहीं है, तो बताएगा कौन? तो वैद्य का होना भी ज़रूरी है। वैद्य भी है, रोगी भी है, लेकिन औषध नहीं है, तो चिकित्सा कैसे करे? वैद्य है, औषध है, परिचारक है, सब कुछ है, लेकिन रोगी ही नहीं है, तो चिकित्सा किसकी करे? तो वैद्य, औषध, रोगी और सेवक, जो उसकी चिकित्सक की हेल्प करने वाला हो, परिचारक, इनकी उचित क्रियाओं का उचित रूप में, यानी कि वैद्य को रोग सही समझ में आ गया, उसने औषध के सही काल बता दिए कि आपको इस काल में इसको सेवन करना है, और उसने उसको पूरी विधि समझाई, रोग साध्य है, रोगी बलवान है, पैसे वाला भी होना चाहिए, ये भी बताया गया है। आचार्यों ने बताया है कि रोगी पैसे वाला, धनवान होना चाहिए, जिससे वो हर तरह की चिकित्सा को अफ़ोर्ड कर सके। और सेवक, जो उसको सब कुछ प्रक्रियाओं में प्रवृत्त कराने वाला हो। अब वमन के लिए औषध बता सकता है चिकित्सक, वैद्य, लेकिन वमन तो करवाएगा तो सेवक ही। तो इनकी उचित क्रियाओं का उचित रूप में संयोग, अगर ये सारी चीज़ें उचित क्रियाओं में उचित संयोग में हो रही हैं, तभी क्या है, चिकित्सक ने जो चिकित्सा की है, या चिकित्सक ने जिस चिकित्सा में वो प्रवृत्त हुआ है, उसको वो ठीक-ठीक कर सकता है। तो उचित रूप में संयोग होना, अर्थात इन चारों का अपनी क्रियाओं में लग जाना ही क्या है? प्रवृत्ति। तो आपको याद रखना है कि प्रवृत्ति क्या है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उपाय। उपाय में क्या आएगा? अब देखो, कारण कौन? चिकित्सक। कारण कौन? औषध। और कार्य योनि, यानी कि रोग हुआ है। कार्य योनि में क्या पढ़ा था? धातुओं में विषमता।
इन तीनों का सौष्ठव यानी कि कार्य के अनुरूप होना, यानी कि जो धातु में विषमता थी उसी के आधार पर चिकित्सक ने औषध दी, इनका सम्यक रूप में होना ही क्या कहा जाता है? उपाय कहा जाता है। क्योंकि उपाय यानी कि हमने क्या थॉट लगाया, क्या युक्ति लगाई जिसकी वजह से हम उसको ठीक कर पा रहे हैं। क्योंकि कारण, करण, कार्य, योनि तीनों का सौष्ठव या अव्यवधान यानी कि तीनों का आपस में मिल जाना, या तीनों तीनों को मिलके जिस फल की हमें प्राप्ति करनी है, यानी कि रोग को ठीक करना है, वही क्या है? उपाय है। तो कार्य का उत्पादक तीनों ही होंगे, कारण, करण और कार्योनि। धातु विषमता है तभी चिकित्सक ठीक कर सकता है औषध के द्वारा रोग को। तो इन तीनों का सौष्ठव, तीनों का मिल जाना ही क्या है? उपाय है। तो कार्य की उत्पत्ति के बाद उपाय का कोई प्रयोजन नहीं होता, कि एक बार ठीक हो चुका फिर क्या मतलब है उस उपाय का? यानी कि ठीक करना है कार्य, यानी कि चिकित्सा में प्रवृत्ति, चिकित्सा करने के लिए कौन-सी चिकित्सा करनी है उसी के लिए तो हमें इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए, या इन तीनों का ठीक-ठीक प्रयोग करना आना चाहिए। तो कार्य की उत्पत्ति के बाद उपाय का कोई प्रयोजन नहीं होता। जिस समय कार्य की उत्पत्ति होती है उस समय भी उपाय की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा कर रहे हैं, चिकित्सा के बाद ठीक हो गया फिर तो कोई वो नहीं है, लेकिन पहले आपने कितना इन तीनों को समझा, उसके बाद आप चिकित्सा या कार्य में प्रवृत्त हो पाए, वही क्या है? उपाय है। तो कार्य के उत्पन्न हो जाने पर उसका फल होता है, और फल के बाद अनुबंध होता है। अनुबंध यानी कि अच्छा है कि बुरा है, इसलिए तीनों के ठीक प्रकार से संपादन को ही उपाय कहते हैं। तो इतने सब में आपको याद एक ही लाइन रखनी है कि कारण, करण और कार्य योनि के सौष्ठव को ही क्या बोला जाता है? उपाय बोला जाता है। तो हमें इनके लिए इन तीनों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका अगला टॉपिक जो दशविध परीक्षाभाव है ये कंप्लीट होता है।